नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक आजकल इस बात की बड़ी चर्चा है कि 4 जून के बाद या तो दिल्ली में मोदी रहेंगे या फिर लखनऊ में योगी रहेंगे। यानी 4 जून के बाद या 4 जून को अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं और तीसरी बार सरकार बनाते हैं, तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाते हैं, तो फिर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी और कभी भी जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त, कभी भी फिर योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है। लेकिन अगर 4 जून को मोदी चुनाव हार जाते हैं, अगर मोदी चुनाव हारते हैं 4 जून को, तो फिर बीजेपी में एक ही ताकतवर नेता होगा और नाम होगा महंत योगी आदित्यनाथ। यानी बीजेपी में एक बात बिल्कुल साफ है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहेंगी। अब दोस्तों, ये बात मैं बिल्कुल हवा में नहीं कह रहा हूँ। लखनऊ में तो बाकायदा तैयारियां हो रही हैं कि 4 जून को मोदी जी जब बहुमत लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे, फिर से शपथ लेंगे, तो लखनऊ में उल्टी गिनती शुरू होगी भाजपा के मुख्यमंत्री की। और ऐसा कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य योगी जी को रिप्लेस करने के लिए अकेले नहीं है, इस दौड़ में कई लोग शामिल हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको। अब दोस्तों, बीजेपी में ये जो गुजरात लॉबी है और ये जो गोरखपुर लॉबी है, इनके रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच या उनकी लॉबियों के बीच, खेमों के बीच में ये जो तलवारें खिंची हुई हैं, ये दरअसल 2000 के बाद जब योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने, ये तलवारें को ज़्यादा ही खिंच गई। और इस बार जिस तरह से बीजेपी ने टिकट दिए हैं यूपी में, ऐसा कहा जाता है, आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के जो लोग थे, उनको चुन चुन कर बीजेपी के चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य चुन चुन कर वो नाम काटे गए। मिसाल के तौर पर जनरल वीके सिंह। अब ये जो जनरल साहब हैं, कहा जाता है कि योगी के बड़े खास हैं, गाजियाबाद के सांसद रहे, मोदी सरकार में मंत्री रहे। इन्होंने 2019 में आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीत हासिल की थी यूपी में। मोदी से ज़्यादा वोट जनरल साहब ले गए थे। इनको टिकट मिलना ही मिलना था। इनके नाम पर भी कैंची चला दी बीजेपी ने, टिकट ही काट दिया। एक और साहब हैं संगीत सिंह सोम। अब संगीत सिंह सोम भी योगी के बड़े करीबी हैं, इनको भी नहीं पूछा गया इस बार टिकट के लिए। ये सुरेश राणा साहब हैं, ये तो साई की तरह योगी जी के साथ हमेशा देखे गए, इनको भी नहीं पूछा गया, इनका भी टिकट काट दिया। और भी कई लोग हैं। मिसाल के तौर पर ये धनंजय सिंह, जो एक ज़माने में जब वो फरार थे तो योगी सरकार में वो क्रिकेट खेलते थे और पुलिस ताली बजाती थी। उस धनंजय सिंह को एक अदालत के फैसले के तहत जेल में डाल दिया गया, क्योंकि अमित शाह जौनपुर से अपने करीबी कृपा शंकर को सांसद बनाना चाहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं योगी के लोगों को टिकट बंटवारे से कोसों दूर रखा गया। एक प्रमुख वजह है ये कि ये जंग तेज हो गई है। एक और कारण है ये जो राजपूतों का आंदोलन चल रहा है। गुजरात से शुरू हुआ, मोदी जी के सहयोगी पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर राजपूत जब इकट्ठे हुए, जब राजपूतों की पगड़ी उछाली गई, तो यह आंदोलन की चिंगारी धीरे धीरे राजस्थान क्रॉस करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गई। उसी इलाके में जहां जनरल वीके सिंह है, उसी इलाके में जहां संगीत सोम है, उसी इलाके में जहां सुरेश राणा का गढ़ है, राजपूतों ने वहां बीजेपी की ऐसी तैसी कर दी। अब लोग कह रहे हैं कि राजपूतों की ये जो नाराजगी है, उसका एक कारण ये भी है कि योगी जी के लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेला जा रहा है, और ये सब कुछ चाणक्य के कहने पर हो रहा है। अब जाहिर तौर पर अमित शाह वर्सेस योगी की ये जो जंग है, शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर है, पर्दे के पीछे की जो लड़ाई है, जो गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, छुपाती है,
उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों बहुत साफ है कि मोदी जी जब रिटायर होंगे, अगर चुनाव जीतते हैं 2027 में 28 में, जब भी वो रिटायर होंगे, अमित शाह चाहते हैं कि कुर्सी उन्हीं को मिले। और योगी वो सोचते हैं कि वो आज की तारीख में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, तो योगी की लॉबी उनको प्राइम मिनिस्टर का उत्तराधिकारी के तौर पर देखना चाहती है। अमित शाह सोचते हैं कि नेचुरल सक्सेसर वही हैं, वही गुजरात से मोदी जी को दिल्ली लेकर आए। तो बहरहाल ये जो लड़ाई है उसके पीछे योगी वर्सेस अमित शाह की जो आप कह सकते हैं अगर एक बड़ा रीज़न है तो वो सक्सेसरशिप है, उत्तराधिकार है। लेकिन इसका खामियाजा ये हो रहा है कि आज की तारीख में जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है यूपी में, सबसे बड़े प्रदेश में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, 80 सीट में से 75 सीट लाने के दावे किए जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो शाह वर्सेस योगी की जंग है, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही, गले की हड्डी बनती जा रही, क्योंकि मंत्रिमंडल बटा हुआ है, नौकरशाही बटी हुई है, पुलिस बटी हुई है, विधायक बटे हुए हैं, संगठन बटा हुआ है, काडर बटा हुआ है। योगी लॉबी, शाह लॉबी। मुझे लगता है और भी कई कारण हैं और आज के जो एक्सपर्ट हैं वो योगी जी पर रिसर्च कर रहे हैं कई सालों से, कई बरसों से। वो अमित शाह को भी ट्रेल कर रहे हैं और ये जो योगी बनाम शाह की ये जो जंग है, सियासी जंग है, इस पर बोलने की कुव्वत रखते हैं आज के दौर में। तो रिसर्च भी कर रहे हैं, बोलने की हिम्मत भी रखते हैं और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर साहब हैं, समझाते बहुत अच्छी तरह से। चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास, जो योगी के घर से चंद किलोमीटर दूर लखनऊ में रहते हैं। हिम्मत की दात दीजिए, सुनिए रविकांत जी को। पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आपको क्या लगता है, जो चर्चा हो रही है बीजेपी के अंदर कि 4 जून को नतीजा जो भी आए, या तो मोदी जी रहेंगे और या योगी आदित्यनाथ रहेंगे, ये चर्चा बीजेपी में हो रही है, इस चर्चा का मतलब क्या है? इस चर्चा का मतलब वही है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं दीपक जी। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं हो रही है, वो पूरी क्रोनोलॉजी है। अगर आप उसको समझें कि मोदी जी अपने जब दूसरे टर्म में आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान आउट, वसुंधरा राजे सिंधिया आउट, रमन सिंह आउट, देवेंद्र फडणवीस आउट, और बचे तो वो भी नहीं जो मोदी जी के साथ कभी दरी पर सोते थे, मनोहर लाल खट्टर, वो अभी चले गए। तो यहाँ तो विदाई होना तय है, वो कोई मोदी जी के बराबर रिकॉर्ड नहीं बना सकता। अब एक तरफ तो ये भी है, दूसरा एक और कारण है। मैंने क्रोनोलॉजी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया कि जो करते हैं, जिनके वजह से ये शब्द इतना पॉपुलर हुआ, माने अमित शाह जी। अमित शाह जी लगातार पूरी बिसात बिछाई जा रही है और उसमें एक भी ऐसा नहीं नेता बचना चाहिए बीजेपी के भीतर जो अमित शाह के लिए चुनौती दे सके। यानी आने वाले भविष्य में मोदी जी का उत्तराधिकारी जो हो, वो कोई अमित शाह के आसपास भी न ठहर पाए। और योगी आदित्यनाथ तो वो है, अब उनकी कई खूबियां हैं। एक तो वो गोरखपुर के मठ से आते हैं, माने हिंदुत्व का चेहरा, उन्हें तो बताने की भी जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। नंबर फायर ब्रांड भी हैं, उनकी भाषण बड़े मजबूत रहे हैं, बड़े पॉपुलर रहे हैं। सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं जी। आरएसएस की भी पसंद माने जाते हैं। ये जो खूबियां हैं वो अमित शाह के लिए परेशानी का सबब है और इसीलिए जो बात चल रही है वो 100% तय है। 4 जून के बाद या तो मोदी और या योगी। मोदी जी रहे तो योगी जी नहीं होंगे और अगर मोदी जी नहीं रहे तो फिर योगी जी योगी होगा। आप कह रहे हैं कि अगर 4 जून को जो नतीजा आता है उसमें मोदी फिर से बहुमत में आ जाते हैं तो ये एक तरह से रास्ता धीरे धीरे योगी के लिए बंद है, उसी तरह से जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए रास्ता बंद हुआ, वसुंधरा जी को किनारे किया जो मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, या फिर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के कई बार के मुख्यमंत्री, उनको जो है एक दरवाजा दिखाया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी से
आपने एक नाम और लिया था, देवेंद्र फडणवीस, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 5 साल का मुख्यमंत्री, उसको डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप सोच लीजिए क्या दिल पे गुजरी होगी देवेंद्र फडणवीस की, जब उनसे कहा गया होगा कि आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि जिस आदमी को आप तोड़ के लाए हैं एकनाथ शिंदे, वो मुख्यमंत्री होगा, और आप इनकी जी हजूरी के लिए डिप्टी बनी है इनके। तो बहरहाल आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं योगी के लिए रास्ता मुश्किल होगा। मैं डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाह रहा था, चलिए ये तो एक आपने कहा कि भाई गुजरात लॉबी वर्सेस गोरखपुर, ये जो खेल है बीजेपी में जो गहराता जा रहा है, एक सवाल बड़ा चर्चा में है पश्चिम में, जहां चुनाव होने वाला है 19 तारीख को। वहां ये कहा जा रहा है कि जनरल वीके सिंह योगी के बड़े खास थे, 5.5 लाख वोट से जीते थे गाजियाबाद में। इतने वोट तो मोदी जी ने लाए बनारस में, जो जनरल साहब ले आए। जनरल साहब जो है उनको उनका टिकट काट दिया। संगीत सिंह सोम, ठाकुर चेहरा, राजपूत चेहरा, योगी जी के भक्त, उनको भी टिकट नहीं मिला, वो बेचारे प्रयास करते रहे। सुरेश राणा, जिसको हेलीकॉप्टर पे घुमा घुमा के योगी जी घूमते थे, सबसे क्लोजेस्ट मंत्री था सुरेश राणा, ठाकुर चेहरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, सुरेश राणा को भी टिकट नहीं दिया। अभय सिंह, जिसको तोड़ के लाया गया सपा से भाजपा में, अभी राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था, अभय सिंह का भी कहीं कुछ अता पता नहीं है। धनंजय सिंह, जो फरारी में क्रिकेट खेलते थे, जौनपुर में बल्ला चलाते थे, पुलिस जो है सलूट मारती थी, उनको अंदर कर दिया गया है, वो जेल में चले गए। ये योगी जी के जो क्लोज लोग हैं डॉक्टर साहब, इन्हीं लोगों के पर क्यों कतरे जा रहे हैं? इन्हीं लोगों को जो है सताया जा रहा है, इन्हीं लोगों को टिकट से महरूम रखा जा रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, ये खेल भी चाणक्य का है? हाँ, निश्चित रूप से इसके पीछे का खेल वही है कि योगी जी को कमजोर किया जाए। दरअसल ओहो, सिपह सालारों को पहले ध्वस्त किया जाता है। तब ये तो पूरा जो शतरंज का गेम होता है या युद्ध की पूरी रणनीति होती है कि आप वजीर पर आए उसके पहले प्यादों को खत्म करिए। तो चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे सुरेश राणा हो, या संगीत सोम हो, या जो वो सपा से 2-3 लोगों को लेकर के आए, वो क्या अभय सिंह इनकी एंड हैसियत रह पार्टी, गई, जी। सबको खत्म कर दिया गया। और क्या गाजियाबाद से वो चुनाव नहीं जीत सकते थे जनरल वीके सिंह? लेकिन नहीं, टिकट दिया गया। तो जितने भी हैं उनके सहायक हैं, जो प्यादे हैं, जो योगी जी जिसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं, उस पूरी लॉबी को खत्म कर दिया जाए। ये आप क्या कहना चाह रणनीति रहे है हैं कि इसकी। जो अमित शाह हैं, जो जो सीढ़ी है उसके एक एक पायदान काटते चले जा रहे हैं डेफिनेटली। कि अब आगे ना बढ़ पाए और ऊपर ना जा पाए योगी जी, और नीचे के भी पायदान कटने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, सीधे और नीचे ही गिरे अब? उसके बाद जब आप चाहेंगे तब आप योगी जी को उतार दें। लेकिन योगी जी या जनरल वीके सिंह मामूली नहीं खेल रहे। आप गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए और इसी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में देखिए, जो राजपूतों का आंदोलन इस वक्त शुरू हुआ है, ये क्या होना जी, चाहिए इस समय? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे क्या रणनीति है? क्यों हो रहा है? अगर आप इसके सियासत में जाएंगे तो ये सीधे तौर पर आपको दिखेगा कि जो अमित शाह कर रहे हैं, जो उनके पर कतर रहे हैं, उसके रिएक्शन में ये हो रहा है, गुजरात से नहीं, लेकर आप के। क्या और कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, सीधे सीधे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो राजपूतों का आंदोलन जो गुजरात से शुरू हुआ, परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर, ये जो राजपूतों ने कस्में खाई और वचन दिया, और फिर जो है तरह तरह के धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज हुए, और ये आंदोलन राजस्थान से होता हुआ दिल्ली पार होते हुए पश्चिमी यूपी में आ गया। ये जो उत्तर प्रदेश में राजपूतों का आंदोलन चल रहा है, जहां कहा जा रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपको लगता है कि इसके पीछे योगी जी की लाभी है? आप ये कहना चाह रहे हैं योगी जी के समर्थक हैं? देखिए दीपक जी, हम लोग तो क्रोनोलॉजी को देखते हैं, हम लोग जी, परिस्थितियां देखते हैं। अब रणनीति जो इस समय दिखाई पड़ती है वो यही है कि अगर अमित शाह उनके पर कतर रहे हैं तो यहां से भी एक ताकत उभर रही है कि आप हमको हल्के मत मत लेना, ये अपने चैलेंज को, और आपके हम घर में घुस करके ये कर सकते हैं। माने गुजरात में आपको ये चैलेंज दे सकते हैं। वहां पे जो हालत हुई है, करणी सेना वहां पहुंची, कैसे पहुंची? ये चुनाव का वक्त है,
राजपूत तो मुख्य वोटर है बीजेपी का। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनके अपने जो शुभचिंतक लोग हैं, या ये जो पूरी लॉबी है गुजरात लॉबी के अगेंस्ट, ये जो ठाकुर लॉबी है, राजपूत लॉबी है, वो भी अपने सिरे पर सक्रिय है और वो उस चुनौती को दे रही है, लगातार दस्तक दे रही है। एक चीज और, क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश अगर हम देखें, जो विधायक हैं, क्या इनके बीच में भी बंटवारा है? कुछ अमित शाह के हैं, कुछ योगी के हैं। अगर नौकरशाही की हम बात करें, यानी अफसरों की बात करें, पुलिस अफसर और आईएएस ऑफिसर, क्या ये भी, इनकी भी लॉबी में डिवीजन है? मंत्रिमंडल में भी डिवीजन है? क्योंकि एक चीज तो तय है कि ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और ब्रजेश पाठक हैं, जो दो डिप्टी सीएम हैं, ये दोनों अमित शाह के आदमी हैं, जिनसे योगी जी बहुत, जिनको पसंद नहीं करते। तो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार और पार्टी बीजेपी ये बटी है दो खेमों में? क्या बात सही है जो हम लोग दिल्ली में सुनते हैं? क्या लखनऊ में आप देख रहे हैं अपनी आंखों से ये सब चीजें? बिल्कुल ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। और उसका एक ही अगर आप नमूना लें कि डीजीपी अभी तक पूर्णकालिक नहीं हो पाया। इस बीच में ओहो। आप देखिए कितने सारे डीजीपी सब कार्यवाहक हुए, क्यों हुए? क्योंकि यहां से जो फाइल भेजी जानी है वो गृह मंत्रालय से उसको अप्रूव्ड होना है। तो कहाँ ये मामला फंसा हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर एक पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बन सकता, वो दिखाता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच, यानी केंद्र के गृह मंत्री के बीच कितनी खींचतान है। इसके अलावा आप ओम प्रकाश राजभर को देख चुके हैं, दारा सिंह चौहान को देख चुके हैं, बड़े लंबे जद्दोजहद के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके पहले अरविंद शर्मा तो खैर बहुत पुराना मामला हो गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन के समय केशव आप प्रसाद ये कह मौर्य रहे आए हैं थे। डॉक्टर साहब, आप ये बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये जो दो लोग हैं, जातीय नेता आप कह लीजिए, ये जो दो लोग हैं, इनको योगी जी मंत्री नहीं बनाना चाहते थे और अमित शाह के दबाव में ये मंत्री बने। ये अमित शाह के आदमी हैं। योगी के मंत्रिमंडल में योगी के ऐतराज के बावजूद राजभर और दारा सिंह को अमित शाह ने शपथ दिला दी मंत्री की। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बनाया वो भी बड़ी देर में, प्रेशर वो रहा है। आप उस दिन का जब ये शपथ ग्रहण हो रहा था, जरा योगी जी के चेहरा याद कीजिए। योगी जी क्या खुश थे उस समय, और ओम प्रकाश राजभर की जो बदजुबानी है, वो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ? तो ये जो खेल हो रहा, ये इन दो प्यादों के जरिए, मैं प्यादे ही कहूंगा, इनके जरिए घेराबंदी की जा रही है योगी आदित्यनाथ की। और केशव जी। प्रसाद मौर्य को अभी और आगे उनको वो सपना दिखाया जा रहा है कि चिंता मत कीजिए, 24 में चुनाव मोदी जी जीतेंगे, उसके बाद ताजपोशी आपकी होनी है। तो यहाँ तो मतलब अमित शाह के सारे प्यादे फिट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात मानूं, अगर मैं एक सिचुएशन लूं कि जहां मोदी जी फिर से सत्ता में आते हैं और आने के बाद फिर वो शपथ वपथ लेते हैं, नया मंत्रिमंडल दिल्ली में गठित होता है, फिर एक आध महीने के बाद मोदी और अमित शाह की निगाह लखनऊ पे जाएगी और तब ऑपरेशन योगी शुरू होगा और फिर योगी को हटाया जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, चाहे वो उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, चाहे फिर मनोहर लाल खट्टर हों, चाहे फिर वो रमन सिंह, वसुंधरा राजे, या फिर शिवराज सिंह चौहान, या जो फडणवीस है जिनको चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, आपको लगता है ऑपरेशन योगी शुरू हो जाएगा जून के बाद, जुलाई के बाद, कभी भी? निश्चित रूप से, और इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। अब आप देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे थे, उनकी क्या गलती थी? नारा एक लगने लगा था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, नरेंद्र। माने ओ। अमित शाह नहीं। मुंबई में देवेंद्र और देवेंद्र। दिल्ली में नरेंद्र, यही गच्चा खा गए देवेंद्र फडणवीस। वो समझ रहे थे कि हम किंग मेकर हैं। एक नाथ शिंदे जैसे आदमी को देवेंद्र फडणवीस के सिर पर बिठा दिया और इतना बेइज्जत किया गया कि आप डिप्टी होइए, माने जो पहले से ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रहा हो उसको डिप्टी बना दिया बिना उसके मर्जी के कि आपको बनना ही है। 4 घंटे पहले देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद डिप्टी बनना पड़ा उनको।
तो ये हालत है। दरअसल जो चाहिए अमित शाह को, कोई भजन लाल शर्मा, कोई डॉक्टर मोहन यादव, कोई मनोहर लाल खट्टर, वो तो खैर मोदी जी के उस तरह से थे, या और भी जो अभी धामी। धामी उत्तराखंड में, कुछ तो आपको वो साय साहब छत्तीसगढ़ वाले, नाम ही याद नहीं आएगा आपको, उनकी क्या पहचान है? एक जयराम ठाकुर भी थे हिमाचल प्रदेश में, जिनका कोई नाम नहीं जी, जानता था हिमाचल में भी, जो मुख्यमंत्री थे डेफिनेटली। बीजेपी के, जयराम ठाकुर। अब हम लोगों की आप ये निगाह कह से रहे भी हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह अपने शिष्य चुनते हैं, हैंडपिक करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, और अमित शाह को लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ता चला जा रहा है, वो उनके लिए एक चुनौती है। मोदी जी जो धीरे धीरे अब उम्र दराज होने लगे हैं, अगर मोदी जी की सरकार आती है और मोदी जी 75 साल पार करते हैं, या फिर 2029 के आते आते अगर वो रिटायर होते हैं, तो अमित शाह को ये लगता है कि ये जो योगी नाम का ये जो मठाधीश है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसको खत्म करना चाहते हैं, जड़ में मट्ठा डालना चाहते हैं कि भाई हटाएं अपने रास्ते से इनको, इनको बाहर किया जाए। ऐसा कुछ अमित शाह सोचते हैं, कंपटीटर मानते हैं डेफिनेटली, योगी आदित्यनाथ को। हाँ बिल्कुल मानते हैं, और कंप्यूटर तो उनको नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। और ओहो। योगी आदित्यनाथ के पीछे सिर्फ इतना ही नहीं है कि मोदी और अमित शाह ही नहीं है, दीपक जी, मैं और आपको थोड़ा ले चलूं आगे। गुजराती लॉबी का जो कारपोरेट अमला है, वो भी पूरे सत्ता को गुजरात में रखना चाहता है। ये गुजरात वर्सेस उत्तर भारत भी है, ओहो। कि जो सत्ता का केंद्र योगी आदित्यनाथ के जरिए कहीं उत्तर भारत आ गया उसमें, तो क्या होगा? कारपोरेट कहां है? सब बैठा हुआ है गुजरात में, उसको नीतियां बनवानी है अपने मन माफिक। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं, उनके पीछे भी जो लोग खड़े हैं, जो चलिए डॉक्टर साहब, कारपोरेट एक खड़ा है सिचुएशन वो भी। मैं समझ गया कि हमारे दो अडानी है, अंबानी है, मोदी है, शाह है, ये चार लोग हैं। मैं समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मोदी जी हार जाते हैं, जैसा कि लग रहा है कि भाई धीरे धीरे बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी को भी चिंता है। अगर मोदी जी सरकार नहीं बना पाए, मोदी जी 272 नहीं जोड़ पाए सीटें, और कहीं उनकी सरकार नहीं बनी, तो आपको क्या लगता है, मोदी जी अगर आउट ऑफ पावर जाते हैं, मोदी और अमित शाह, तो फिर योगी का कद कहां होगा बीजेपी में, फिर बस योगी ही योगी होगा, और कुछ नहीं होगा बीजेपी में? बीजेपी में। और आरएसएस भी उनके पीछे खड़ा हुआ है, फिर कोई और दूसरा नहीं होगा। यहां तो अभी कंप्यूटर पर कोई कंप्यूटर भी नहीं होगा, ये भी आप मान लीजिए। तो मतलब हम ये माने कि जो आज योगी का हाल गुजरात लॉबी कर रही है, अगर गुजरात लॉबी सत्ता के बाहर गई तो योगी उनका वही हाल कर देंगे। डेफिनेटली, वो तो होगा ही। यही तो सत्ता संघर्ष है, इसमें कोई किसी का नहीं होता है। तो यहाँ तो डॉक्टर साहब, मौका एक और मिलना सवाल, चाहिए। जी एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बड़ा क्रूशल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से हम जंग को देख रहे हैं, 40-45 सीटों पर मार है। मायावती ने भी ठीक ठाक कैंडिडेट खड़े करे हैं, कुछ कैंडिडेट जो पंडित ठाकुर खड़े कर दिए हैं, वो बड़ी चुनौती दे रहे हैं भाजपा के उम्मीदवारों को। अ, आपको लगता है कि ये जो चुनाव है, इसमें जो कांटे की टक्कर 40-45 सीटों पर हो रही है, कहीं ना कहीं मोदी यानी गुजरात लॉबी और योगी के बीच की जो कशमकश है, ये जो तलवारें खींची हुई हैं, क्या इसका असर भी होगा? ये लड़ाई अगर पर्दे के पीछे, ये 36 का आंकड़ा होता है, ये अमित शाह वर्सेस योगी, तो क्या बीजेपी के चुनाव प्रोस्पेक्ट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है? इसका साया, काला साया दिख रहा है आपको भाजपा के पूरी रणनीति में चुनाव की? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी पूरे राजपूतों ने प्रदर्शन किया, और राजस्थान में भी, गुजरात में भी वो शपथ ले रहे हैं बाकायदा कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो अभी पहले और दूसरे फेज में जो 16 सीटों पर इलेक्शन है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप चाहे मथुरा में हो, गाजियाबाद में हो, आप मुरादाबाद में हो, रामपुर में हो, सहारनपुर में हो, कैराना में हो, इन तमाम सीटों पर इसका असर पड़ना ही पड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि असर ना पड़े। तो जो जी। गुजरात लॉबी ये मान करके चल रही है कि हमको 75 सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का अगर राजपूत ये महसूस करता है कि साहब 4 जून के बाद तो योगी जी ही नहीं बचेंगे, बाकी जगह तो कहीं है ही नहीं,
और आप टिकट भी नहीं दे रहे हैं, तो वो आशंकित भी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय राजपूत लॉबी में उत्तर प्रदेश में बेचैनी है, और बेचैनी। यहीं पर गुजरात लॉबी को सबक सिखाने का कहीं वो कोशिश भी चल रही कि जी इतनी जी जी आसानी जी। से आपने सब खत्म कर। वो राजनाथ सिंह को तो भैया माला में भी नहीं लाने दिया गया, और कितना बेइज्जत बड़ी करेंगे आप। मुश्किल मुश्किल डगर है पनघट की। मतलब 4 जून के बाद मोदी जी इस बार क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश का जो आपने सिनेरियो दिया, और डॉक्टर साहब बड़ा खुलकर आपने बताया कि तलवारें खिंची हुई है अमित शाह वर्सेस योगी में। राजपूतों का आपने बताया कि भाई राजपूत जो आंदोलित हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं योगी जी को लेकर सेंटिमेंट्स हैं, और ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो बीजेपी को नुकसान कर सकती है। और जो 4 जून के बाद आपने कहा कि या तो मोदी हैं, अगर मोदी जीते तो मोदी, और योगी जीते यानी मोदी हारे तो फिर योगी हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब जिस तरह से चीजों को समझाया, और सबसे बड़ी चीज ये आपकी मैं तो दाद दूंगा कि गोमती के इस छोर पर, लखनऊ में गोमती के एक छोर पे योगी जी का घर है, दूसरे छोर पे आपका घर है, लेकिन इतनी हिम्मत के साथ आप बोलते हैं आज के दौर में, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा। इसी तरह प्रोग्राम में आते रहिए और इसी तरह सच बोलते रहिए हिम्मत के साथ। और मुझे लगता है कि दोस्त जो हमारे हैं आपका हमेशा इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच जो आपने पर्सपेक्टिव दिया, बहुत अच्छी तरह से आपने बातों को रखा आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम डॉक्टर साहब।